आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो पीएमडीसी का जो गाइडलाइंस है, पीएमडीसी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट दिया गया। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये करनी है क्योंकि पेपर का सिलेबस का पार्ट है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना। लाइक अगर एक पैराग्राफ दिया गया, ठीक है, तो उसको समझना। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन में आती हैं। ठीक है, अब पीएमडीसी ने क्या कहा है कॉम्प्रीहेंशन में। पीएमडीसी की जो गाइडलाइंस हैं, पीएमडीसी ने मतलब ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके अंदर मतलब इसका सिंपल यही है कि उसको ब्रीफ पैसेज वगैरह दिए गए होंगे, शॉर्ट टेक्स्ट वगैरह दिए गए होंगे। ठीक है, और उसमें से मतलब अप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स होगा वो हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें उसने मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ठीक है, तो फिर उसमें से हमने सिलेक्ट करना है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब पैराग्राफ में क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक अब इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मोस्ट सुइटेबल रिस्पॉन्स इस नीचे आगे लिखा हुआ है पीएमडीसी ने टेक्स्ट एक्सप्लिसिट है। ठीक है, अब जो टेक्स्ट एक्सप्लिसिट से मुराद ये है कि जो पीएमडीसी की तरफ से जो मतलब जो पेपर होगा, ठीक है, यूएचएस जो पेपर कंडक्ट उसमें जो मतलब अगर कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आता है तो उसमें सिंपल बड़ा क्लियर लिखा हुआ होगा। ठीक है, कि एक जो जो रिस्पॉन्स हमने बताना होगा वो पैसेज में बड़ा क्लियर होगा। ठीक है, उस लिहाज से उसने ये बात किया कि बड़ा टेक्स्ट एक्सप्लिसिट मतलब जो पैराग्राफ दिया गया होगा, ठीक है, उसमें जो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जो रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो क्या होगा, वो बड़ा वाज़ेह होगा पैराग्राफ में। ठीक है, मतलब ये इसने सिंपल से पीएमडीसी गाइडलाइंस है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो पैसेज होगा, ठीक है, या शॉर्ट रिटन टेक्स्ट मतलब कुछ भी पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ होगा, उसको पढ़ना है और उसके लिहाज से हमने ना मल्टीपल चॉइसेस दिए गए होंगे और हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो चूज करना है। ठीक है, अच्छा, अगला इसको अब कंप्रीहेंशन जो सॉल्व करनी है उसको सॉल्व करने के मतलब सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो इसके अंदर क्या करना है कि हमने कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ दिया गया होगा उसको क्या करना है, रीड करना है, सिंपल। ठीक है, पैराग्राफ रीड करना है। ठीक है, पैराग्राफ रीड करने के बाद मतलब पैराग्राफ रीड हो जाएगा, इसके मतलब उससे आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कभी कभार वो टाइटल भी पूछ लेता है, मतलब इसमें क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन मतलब जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर लिखना हो तो कंप्रीहेंशन इतना तो नहीं होगी, लेकिन मतलब एमसीक्यूज होंगे। तो अगर वो टाइटल भी पूछ लेता है तो मतलब पैराग्राफ रीड करने से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ का टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब जो टाइटल होता है वो मोस्टली क्या होता है, वो पैराग्राफ के स्टार्ट स्टार्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें दिया गया होता है, या जो एंड में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें दिया गया होता है। ठीक है, उसमें आइडिया हो जाता है कि यार इसका कि जो टाइटल है वो ये आखिरी लाइनों में से कोई बनता है। ठीक है, या तो फिर पैराग्राफ जब हम पूरा पढ़ते हैं तो फिर एक जनरल आइडिया हो जाता है कि क्या टाइटल बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस पैराग्राफ को हमने एक दफ़ा रीड करना है। ठीक है, अच्छे से पैराग्राफ को रीड करना तो उसमें जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। जब क्वेश्चन रीड करेंगे ना उसमें फिर हमें आइडिया होगा कि जो पैराग्राफ है ना वो एग्जामिनर ने कैसे डिवाइड किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन जब वो पूछ रहा होगा ना तो उससे पता चलेगा कि उसने पैराग्राफ्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो अपने क्वेश्चन पूछ रहा है और हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर करने हैं। मतलब अगर सपोज अगर पैराग्राफ में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो हमने वो चीज़ें जो नहीं लिखी हुई लेकिन ठीक हैं, ठीक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई तो फिर हमने वो कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही चीज़ मेंशन करेंगे जो पैराग्राफ में लिखी गई है। ठीक है, रेलिवेंट पोर्शन जो है वो हम मेंशन करेंगे। ठीक है, रेलिवेंट पोर्शन के अकॉर्डिंग ही हम एमसीक्यू जो है हम अपना सिलेक्ट करेंगे। चाहे मतलब उसके अंदर अगर पैराग्राफ में तीन चीज़ें लिखी हुई हैं जो ठीक हैं, ठीक है, और दो चीज़ें जो हैं वो उस तरह की हो सकती थी लेकिन वो नहीं लिखी, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में उसने वो दो चीज़ें दे दी हैं, तो वो दो चीज़ें हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो पैराग्राफ में नहीं है। ठीक है, इस तरह अब अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, अभी दो चार एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कम्प्रीहेंशन जो है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक पैराग्राफ इसमें दिया गया, ठीक है, बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ है।
ठीक है, इसमें कहा गया पाकिस्तान इज अ कंट्री विद द रिच एंड डाइवर्स सोशल लाइफ। ठीक है, पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिलोंग टू वेरियस ethnic groups such as Punjabis, Sindhis, Baloch, Pashtuns and many others। ठीक है, अब इसमें हमें जनरल आइडिया हो गया कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान के सोशल लाइफ के बारे में, सोशल एस्पेक्ट के बारे में, एथनिक ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये देखें, अगर वो सपोज पूछता है कि कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, अगर सपोज उसने पूछ लिया कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, पैसेज के बारे में, मतलब किन एथनिक ग्रुप्स को मेंशन किया गया है, तो हम अगर पंजाबीज आए, सिंधीज आए, बलोचीज आए, पश्तून्स आए, हम इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो साथ ये कह दे कि सिराइकी भी होंगे, ठीक है, सिराइकी को भी शामिल कर ले, लेकिन एक्चुअल में तो पाकिस्तान में एथनिक ग्रुप जो सिराइकी है वो क्या कहते हैं, बसता है, लेकिन इस पैराग्राफ का वो पार्ट नहीं है। पैराग्राफ में सिर्फ चार एथनिक ग्रुप्स मेंशन है, पंजाबी, सिंधीज एंड बलोच एंड पश्तून्स। ठीक है, अगर ये एमसीक्यूज में आएंगे तो ये मतलब एमसीक्यूज में आएंगे तो ही हम इसका आंसर जो है वो मतलब ये ठीक होगा। अगर सपोज उसने कह दिया पंजाबी, सिंधी एंड पश्तून एंड सराइकी, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ में सराइकी मेंशन नहीं है, पैराग्राफ में सिर्फ ये चार मेंशन है। ठीक है, मतलब हमने क्या है, आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, बिल्कुल वही सिलेक्ट करना है जो पैराग्राफ में दिया गया होगा, जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। ना हमने पैराग्राफ में ना डिलीशन करनी है ना एडिशन करनी है, मतलब ना किसी चीज को काट देना और ना किसी चीज को ऐड करना है, मतलब जो पैराग्राफ है बस उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना आंसर चूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान belong to various ethnic groups such as Punjabis, Sindhis, Baloch, and Pashtuns and many others, and each having their own language, traditions and festivals। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये क्या बात कर रहा है, एथनिक डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। ठीक है, कि हर एक की मतलब पंजाबी, सिंधी, बलोच, इनकी हर एक की अपनी लैंग्वेज है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, हर एक के अपने अलग चीज़ें हैं। ये कल्चरल डाइवर्सिटी, दिस कल्चरल डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड इन क्लोथिंग स्टाइल्स, म्यूजिक, फूड एंड आर्ट। ठीक है, इन चीज़ों में बड़ी अच्छे से वाजे होती है, मतलब ये कल्चरल डाइवर्सिटी अब बता रहा है कि किन किन चीज़ों में वाजे होती है। ठीक है, पहले उसने क्या कहा, एथनिक ग्रुप्स की बात कर दी, फिर एथनिक ग्रुप्स के लिहाज से उसने उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर दी। लेकिन आगे क्या कह रहा है, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के बावजूद पाकिस्तानी शेयर कॉमन वैल्यूज। अब वो कॉमन वैल्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, इनमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, पहले उसने डिफरेंसेस बता दिए, अब वो कॉमन चीजें बता रहा है। ठीक है, लाइक हॉस्पिटैलिटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर देयर होमलैंड। ठीक है, इस तरह मैं जैसे पहले कह रहा था ना कि पैराग्राफ को डिवाइड करना है। ठीक है, वो पैराग्राफ वो इस तरह डिवाइड होना है, मतलब पहले उसने क्या कहा, एथनिक ग्रुप्स की बात कर ली, फिर उसकी इनके डिफरेंसेस की बात कर ली, फिर उनके इनके अंदर जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन वैल्यूज हैं, उनकी बात कर ली। अब वो क्या है, किस बात की बात कर रहा है, उसने नई बात कर ली है, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। नेशनल इंटीग्रेशन इज प्रोमोटेड थ्रू एजुकेशन, इंटर प्रोविंशियल इवेंट्स एंड नेशनल सेलिब्रेशन लाइक इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, which unite people under national identity, this harmony within diversity। ठीक है, this harmony within diversity strengthens the country and helps it to progress as one united nation। ठीक, अब इसके अंदर देखो, इसके ने तीन चार चीजों की बात कर दी है। ठीक, पहले उसने एथनिक ग्रुप्स की बात कर दी, फिर उसने उनके डिफरेंसेस की बात कर दी। ठीक है, फिर उसने उनकी कॉमन वैल्यूज की बात कर दी, फिर उसने उनकी क्या नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर दी, फिर उसने कह दिया कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीन चार चीजें अब इसने पैराग्राफ में बयान की हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज अगर उसने क्या कैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसने क्या लिखा हुआ है, नेम थ्री एनी एथनिक ग्रुप्स मेंशन इन द पैसेज। ठीक है, अब एथनिक ग्रुप्स मेंशन जो है वो, हम सिंपल सा आंसर है इसका जो मेंशन होंगे। ठीक है, पंजाबी, सिंधी, बलोच एंड पश्तून्स। ठीक है, मतलब इनमें से तीन जो है वो मेंशन कर देने, ये एमसीक्यूज आएंगे, इस तरह मतलब हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर वो एमसीक्यूज में एक साथ सराइकी भी डाल दे, ठीक है, या मुहाजिरी डाल दे, ये मतलब इस तरह के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो पाकिस्तान में हैं, एक्चुअली हैं, लेकिन पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, तो फिर हम वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन व्हाट वेज इज कल्चरल डाइवर्सिटी इज रिफ्लेक्टेड, वही बात होगी, मतलब जो पैराग्राफ में हमने पहले क्या कहा था कि उसने एथनिक ग्रुप्स की बात कर ली, फिर उसके बाद उसने किसकी बात की है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी किस तरह से डिफरेंट है, क्लोथिंग स्टाइल में डिफरेंट है, म्यूजिक में डिफरेंट है, फूड्स एंड आर्ट में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सिंपल पैराग्राफ पढ़ना है,
ठीक है, पैराग्राफ को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में कि कैसे कैसे पैराग्राफ के मतलब कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले एथनिक ग्रुप्स की बात की, फिर उसने डिफरेंसेस की बात की, फिर उसने कॉमन वैल्यूज़ की बात की, फिर नेशनल इंटीग्रेशन की बात की, फिर ये बात की नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट हो सकती है। ठीक है, इस तरह पैराग्राफ को डिवाइड कर लेना। अच्छा, तो इसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे रिफ्लेक्टेड है इन पाकिस्तानियों में, इसके अंदर क्लोथिंग स्टाइल्स, म्यूजिक, आर्ट्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है, व्हाट कॉमन वैल्यू, अब उसने कॉमन वैल्यूज की बात करी थी, कॉमन वैल्यूज कैसे शेयर, मतलब कौन कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं जो पाकिस्तानी शेयर करते हैं डिस्पाइट एथनिक डिफरेंसेस। इसके अंदर कॉमन वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, सिंपल कॉमन वैल्यूज हमने जो पढ़ी हैं, हॉस्पिटैलिटी, रिस्पेक्ट, लव फॉर देयर होमलैंड। ठीक है, ये कॉमन वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल सिंपल सा, इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन में मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ठीक है, सिंपल हमने पैराग्राफ रीड करना है ध्यान से। ठीक है, उसके लिहाज से फिर हमने आंसर जो है अपना सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो पैराग्राफ में मेंशन हो हमने बस वही आंसर सिलेक्ट कर लेना। हाउ इज नेशनल इंटीग्रेशन इज प्रमोटेड। ठीक है, अब वही सवाल आ गया, नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट किया जाएगा। वही नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट होगी, इधर लिखा हुआ थ्रू एजुकेशन, थ्रू इंटर प्रोविंशियल इवेंट्स, थ्रू नेशनल सेलिब्रेशन लाइक इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ये सिंपल। अच्छा, आगे क्या, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हार्मनी विद इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके अंदर हार्मनी विद इन डाइवर्सिटी का ये बेनिफिट लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन द कंट्री। ठीक है, हेल्प्स इट टू प्रोग्रेस एज वन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सिंपल लाइक, अब इसका टाइटल देख लें तो इसका टाइटल मुझे जैसे अब नजर आ रहा है, जैसे ये लाइन है हार्मनी विद इन डाइवर्सिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से। ठीक है, ये जैसे इसके अंदर अब इसने पूरे पैसेज को ना ब्रीफ कर दिया। ठीक है, इसके पैसेज का ना इसमें आंसर आ गया, हार्मनी विद इन डाइवर्सिटी के मतलब डिफरेंसेस भी हैं, डाइवर्सिटी भी है, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है, और इसके कॉमन वैल्यूज के थ्रू हम जो है प्रमोट कर सकते हैं हार्मनी। तो ये हार्मनी विद इन डाइवर्सिटी एक अच्छा टाइटल हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर क्या टाइटल हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर टाइटल हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक ग्रुप्स हो सकता है टाइटल, नेशनल इंटीग्रेशन और एथनिक ग्रुप्स की वैल्यूज। एथनिक ग्रुप्स के बारे में बात की गई है और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात की है, नेशनल इंटीग्रेशन एंड एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, ये टाइटल हो सकता है। तो इस तरह मतलब टाइटल जो है वो जनरल आइडिया पैराग्राफ से मिल जाता है, या तो फिर पैसेज के स्टार्ट में लाइन होती है कुछ, या तो फिर पैसेज के एंड में कुछ लाइन होती है ऐसे, जिससे बंदे को आइडिया हो जाता है कि यार इस पैसेज का सुइटेबल टाइटल, अप्रोप्रिएट टाइटल जो है वो ये हो सकता है, या फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ के बंदे को पता चल जाता है कि टाइटल जो है वो कौन सा है। ठीक है, इसके अंदर ये आ गया। उसके बाद इसके अंदर ये आंसर वगैरह लिखे हुए हैं, पंजाबी, सिंधी, ब्लोच, पश्तून वगैरह मेंशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, क्लोथिंग स्टाइल्स, ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोटेड थ्रू एजुकेशन, इंटर प्रोविंशियल इवेंट, ये सारे आंसर वही लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा और लेकिन ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, मुश्किल होगा। इसके अंदर क्या है, पहले सारा पैराग्राफ पढ़ते हैं। Pakistan faces several deeply rooted structural challenges that hinder its progress, among which social inequality, corruption, poor governance, and lack of accountability stand out as critical concerns. ठीक है, अब इसके अंदर इसने हमें बता दिया है कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसने इन तीन चार चीज़ों की बात की है, सोशल इनइक्वालिटी की बात की है, उसने किसकी बात की है, उसने करप्शन की बात की है, उसने पुअर गवर्नेंस की बात की है। ठीक है, उसने किसकी बात की है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की है। ठीक है, जो जो ये कह रहा है कि मेन क्रिटिकल जो है वो कंसर्न है। ठीक है, अच्छा, अब वो सोशल इनइक्वालिटी पे आ गए। ठीक है, मतलब ये तीन चार चीज़ें उसने जो है वो मेन चैलेंजेस पाकिस्तान के बताए हैं। ठीक है, अब सोशल इनइक्वालिटी को पहले उसने उठाया, सोशल इनइक्वालिटी कहा है, सोशल इनइक्वालिटी मैनिफेस्ट इन अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, एंड unequal access to education, healthcare, economic opportunities, leaving the vast segments of population marginalized. ठीक है, अब क्या, रूरल communities like in particular suffer from inadequate infrastructure while urban cities enjoy concentrated wealth and influence. This imbalance perpetuates the cycle of poverty and social exclusion, creating the resentment and weakening social cohesion. ठीक, अब इसने सोशल इनइक्वालिटी की बात की और उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, पहले उसने सोशल इनइक्वालिटी को उठाया कि जो मतलब मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ठीक है, उसने क्या कहा कि
कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो ये हर एक को अवेलेबल, इक्वली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह अर्बन एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा हेल्थ, वेल्थ और इन्फ्लुएंस वगैरह इनका असर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में इन चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो गई हैं। ठीक है, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, सोशल इनइक्वालिटी आ गई है। अच्छा, अगला उसने क्या, उसने करप्शन को उठा लिया आगे। करप्शन exacerbate these inequalities, bribery, embezzlement of public funds, nepotism undermine the fair distribution of the resources, and it erode trust in institutions। ठीक है, अब उसने करप्शन को बताया कि करप्शन जो है वो कैसे इनइक्वालिटीज को बढ़ाती है। ठीक है, उसको एनहांस करती है, उसको कैसे वर्सन करती है। ठीक है, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, ठीक है, नेपोटिज्म वगैरह, ये सारे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे उसने पुअर गवर्नेंस को उठा लिया। पुअर गवर्नेंस मार्क्ड बाय इनएफिशिएंसी, पॉलिटिसाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, इससे पुअर गवर्नेंस जो है वो, मतलब पुअर गवर्नेंस इनकी वजह से हो रही है। ठीक है, मतलब पुअर गवर्नेंस, इनएफिशिएंसी की वजह से पुअर गवर्नेंस है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या है, वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। ठीक है, वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है, और जो पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट होती तो पब्लिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, ये उसने पुअर गवर्नेंस को उठा लिया। उसके बाद इसने क्या उठाया, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोरस्पॉन्डिंग टू दिस इशू इज द परसिस्टेंट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, दो दिन ऑप्शंस ऑफ अथॉरिटी ओपन एस्केप द स्क्रूटनी। ठीक है, अभी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी में होते हैं, ठीक है, वो स्क्रूटनी से निकल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू वीक ओवरसाइट मैकेनिज्म एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड फ्लॉड जुडिशल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखो, इस पैराग्राफ को हम अगर डिवाइड करें, सबसे पहले उसने चार प्रॉब्लम बता दिए। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी बता दी, करप्शन बता दी, पुअर गवर्नेंस बता दी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बता दी। ठीक, अब उसके बाद इसने सोशल इनइक्वालिटी को उठाया और उसके बताया कि वो कैसे कैसे क्यों क्यों हो रही है। ठीक है, और कैसे बढ़ रही है। उसके बाद करप्शन का बताया उसने। उसके बाद इसने किसका बताया, पुअर गवर्नेंस का बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसने लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का बता दिया। ठीक है, इन तीन चार चीज़ों का बता दिया, हर एक को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरह इसने चार चीज़ों को उठाया और चार चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया। ये इस तरह पैराग्राफ जो है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका बाद उसने ये क्या बता रहा है, पूरा कम्युलेटिव इफेक्ट बता रहा है इन चीज़ों का। ठीक है, कम्युलेटिव इफेक्ट क्या बता रहा है इन सब चीज़ों का, कि डिक्लाइन इन पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया, इंक्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। उसके बाद क्या बता रहा है, स्लो डाउन इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो गई है। इसने अब तीन चार, तीसरा पार्ट पैराग्राफ का क्या है, इसका इन सब का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है, वो तीन चीजें इसने बता दी हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लेफ्ट अनएड्रेस्ड सच एज कंडीशन रिस्क डीपनिंग द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, फ्यूलिंग द पब्लिक डिसकंटेंट एंड थ्रेटनिंग द नेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, वो इसके फिर आगे क्या बता रहा है कि अगर ये चीज़ें इसी तरह ही रह जाएं, ठीक है, इनको एड्रेस ना किया जाए, ठीक है, इनको सुना ना जाए, इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे डिफरेंस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, पब्लिक डिसकंटेंट बढ़ जाएगा, सोशल नेशनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, अगला पार्ट, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स। आगे उसने क्या बता दिए, प्रॉब्लम्स बता दिए, चार पांच मेन प्रॉब्लम्स थे वो बता दिए। ठीक है, उसके बाद उसने हर एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसमें मतलब सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन को, ठीक है, पुअर गवर्नेंस को, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को, इनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद इसने इन सब का इफेक्ट बता दिया। फिर उसके बाद अब ये क्या बता रहा है, इनके इन चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स बेसिकली इनका हल जो है वो कैसे हम पॉलिसीज के थ्रू इनको हम खत्म कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले उसने क्या कहा, स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये एक उसने सोल्यूशन बताया। उसके बाद इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इसने बताया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्पावरिंग द इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये उसने एक सोल्यूशन बताया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिंग इन इक्विटेबल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम, रिड्यूस द सोशल डिस्पैरिटीज, ये एक सोल्यूशन बता दिया। ठीक है,
उसके बाद पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स दैट प्रमोट द मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट एंड डीपोलिटिसाइज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन एनहांस द एफिशिएंसी। ठीक है, ये इसने एक और सोल्यूशन बता दिया। फाइनली फोस्टरिंग द कल्चर of civic responsibility where citizens actively demand accountability can create the sustained pressure for reform। ठीक है, उसके बाद विदाउट सच डिसिसिव मेजर्स, फिर उसके बाद कह रहा है कि इन मेजर्स अगर ये ना लिए जाएं, ये रिफॉर्म्स अगर ना किए जाएं, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान फाइंड दीज एंट्रेंच्ड प्रॉब्लम्स ग्रोइंग इंक्रीजिंगली अनमैनेजेबल। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंट्रेंच्ड हुए हैं, ये मैनेज अनमैनेजेबल हैं और फिर ये बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर अब पैराग्राफ को अगर हम डिवाइड करें, चार उसने प्रॉब्लम्स बताई हैं, हर एक चार को एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद इसने नेट इफेक्ट बताया। ठीक है, टोटल इफेक्ट। फिर उसके बाद इसने रिफॉर्म्स बताई हैं। रिफॉर्म्स के बाद अगर उसने बता दिया कि रिफॉर्म्स अगर ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके बाद सिंपल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट फॉर्म्स ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी आर मेंशन्ड इन द पैसेज। अब उसने सिर्फ किसकी बात की है? सोशल इनइक्वालिटी की बात की है। सिंपल सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। व्हाट फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी आर मेंशन्ड, कौन कौन सी सोशल इनइक्वालिटी मेंशन्ड है। अब सोशल इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। सोशल इनइक्वालिटी क्या है? अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, ये सोशल इनइक्वालिटी की फॉर्म है। ठीक है, हेल्थ केयर के अनइक्वल एक्सेस है। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अनइक्वल एक्सेस है। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं सोशल इनइक्वालिटी हो रही है इन वजह से। ठीक है, ये सोशल इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद आगे ये सोशल इनइक्वालिटी के इफेक्ट बता रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है। मतलब तीन जो सोशल इनइक्वालिटी की मेन फॉर्म्स हैं, अनइक्वल एक्सेस है एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की, ये सोशल इनइक्वालिटी की मेन जो है वो वजह हैं। ठीक है, मेन फॉर्म्स हैं। हाउ डज द करप्शन वर्सन द सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, अब उसने करप्शन के बारे में बात की है। ठीक है, अब इधर से पैराग्राफ पढ़ेंगे, करप्शन वाला कहाँ है? उसने लिखा है कि करप्शन जो है वो कैसे सोशल इनइक्वालिटी को वर्सन करती है। करप्शन फर्दर वर्सन द दीज इनइक्वालिटीज, उसने कैसे लिखा है कि ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एंड नेपोटिज्म अंडरमाइन द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इरोड द ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो चीजें बता रहा है कि वो कॉजेज बता रहा है कि इन कॉजेज की वजह से, ये जो करप्शन की जो कॉजेज हैं, इनकी वजह से जो इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, वो क्या होती हैं? वर्सन होती हैं। ठीक है, वो ज्यादा बुरी होती चली जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, नेपोटिज्म, ये तीन चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब सिंपल पैराग्राफ जो है हमने गौर से रीड करना है, पैराग्राफ को डिवाइड करना है। ठीक है, पैराग्राफ को डिवाइड करके, क्वेश्चन भी क्योंकि उसने ऐसे ही पूछे होंगे पैराग्राफ को डिवाइड करके। ठीक है, अब जैसे इसने पहले सोशल इनक्वालिटी की बात की, फिर उसने करप्शन की बात कर ली। ठीक है, अब देखो आंसर देख लेते हैं। पर जैसे पहले का आंसर अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये था। दूसरे का करप्शन, रिजर्व, ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट, नेपोटिज्म वगैरह, ये सारी जो हैं, ये वही चीजें आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लिस्ट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर गवर्नेंस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। अब पुअर गवर्नेंस में की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मतलब पाँच छः होती हैं। ठीक है, पुअर गवर्नेंस की। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, इनएफिशिएंसी होती है। ठीक, करप्शन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज होती हैं। लेकिन उसने क्या कहा है? जो पैसेज में मेंशन हो, मैंने पहले भी कहा है, जो पैसेज में मेंशन है बस वही चीज़ हमने लिखनी है। ठीक है, पैसेज में क्या मेंशन है? उसने क्या करेक्टरिस्टिक्स, पुअर गवर्नेंस की दो करेक्टरिस्टिक्स बताएं। ठीक है, पुअर गवर्नेंस की अब दो करेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं पैसेज में क्या है। पुअर गवर्नेंस marked by inefficiency and politicized decision making and weak institutional frameworks। ये इसने तीन बताई हुई है, लेकिन उस पुअर गवर्नेंस की उसने दो पूछा, तो इनएफिशिएंसी या फिर वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स या पॉलिटिसाइज्ड डिसीजन मेकिंग, इन तीनों में से हम कोई लिख सकते हैं। मतलब ये पुअर गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने हैं। उसने पहले क्या? सोशल इनइक्वालिटी की बात की, फिर करप्शन की बात की, फिर पुअर गवर्नेंस की बात की। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, लेकिन मतलब जो तरतीब है वही है। मतलब क्वेश्चन किसी और तरह से पूछ रहा है। ठीक है, पुअर गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, करप्शन जो है वो उसको सोशल इनइक्वालिटी के साथ रिलेट कर रहा है। अब लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेज पूछ रहा है। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी किधर है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हमने पढ़ा था, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गया। Those in positions of authority often escape the scrutiny due to weak oversight mechanism। ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेज हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है। ठीक है, फ्लॉड जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द
पैसेज बट रिस्क अराइज इफ द इश्यूज लेफ्ट अनएड्रेस्ड। ठीक है। उसके बाद मतलब जो मैं कह रहा था कि उसका उसने टोटल इफेक्ट बता दिया। ठीक है, पहले करप्शन की बात की, पहले अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा था, फिर उसने टोटल इफेक्ट बता दिया कि टोटल जो है वो कैसे ओवरऑल जो है वो हमें इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसने कहा कि ये इश्यूज जो है वो अनएड्रेस ऐसे ही छोड़ दिए गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, ये लिखा हुआ है, लेफ्ट अनएड्रेस सच रिस्क डीपनिंग कंडीशंस रिस्क डीपनिंग द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर, fueling पब्लिक डिसकंटेंट एंड थ्रेटनिंग नेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये देखें, डीपनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, पब्लिक डिसकंटेंट, ठीक है, थ्रेटनिंग सोशल स्टेबिलिटी, ये चीज़ें जो हैं वो पैराग्राफ में मेंशन थी। और सिंपली जो है पैराग्राफ से निकालना, मतलब पैराग्राफ को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको मतलब कॉम्प्लेक्स करें। डिवाइड करने से ये है कि हमारे जो क्वेश्चंस आगे आएंगे वो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएंगे अगर हम पैराग्राफ को खुद ही डिवाइड करते जाएंगे ना। ठीक है, अगर हम पहले देखें कि पहले करप्शन की बात की है, फिर सोशल इनइक्वालिटी की बात की है, फिर पुअर गवर्नेंस की बात की है, ठीक है, फिर उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की, अगर इस तरह पैराग्राफ को अगर हम खुद ही डिवाइड कर लें, फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन ढूंढना, ठीक है, वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम सीधे फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा से हम पैराग्राफ पढ़ेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी के फॉर्म्स जो हैं वो किधर लिखी गई थी। अगर पैराग्राफ डिवाइड होगा, ठीक है, तो उस लिहाज से हमें पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें जब जस्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और सोशल इनइक्वालिटी वाला पोर्शन देखेंगे और वो उठा के हम एमसीक्यू में वो टिक कर देंगे। ये सिंपल, बहुत सिंपल से आप ऐसी चीज होते हैं। ठीक है, अगर ये आए भी सही तो इसमें पक्के नंबर होते हैं। आइडेंटिफाई टू रिफॉर्म्स, फिर उसके बाद उसने रिफॉर्म की बात कर दी। रिफॉर्म आगे हमने इतनी ज्यादा पढ़ी है। रिफॉर्म्स क्या? स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरिंग द इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी, ये सारी क्या रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद क्या है? हाउ कैन द पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी बी इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है? ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी किस तरह इंप्रूव हो सकती है? पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स दैट प्रोमोट द मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, इससे पब्लिक एफिशिएंसी इन एनहांस हो सकती है। डीपोलिटिसाइज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन दो चीज़ों से उसने कहा है कि पॉलिटिकल जो पब्लिक सेक्टर है उनकी रिफॉर्म्स जो है वो जो पब्लिक सेक्टर है उसको एनहांस किया जा सकता है, उसकी एफिशिएंसी को एनहांस किया जाता है। किन किन रिफॉर्म्स के थ्रू? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट और पॉलिटिसाइज गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? वाई द फोस्टरिंग वाई इज द फोस्टरिंग कल्चरल और कल्चर ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरह इसमें हमने क्या कहते हैं, वे द सिटीजन कैन क्रिएट द सस्टेन्ड प्रेशर फॉर रिफॉर्म। ठीक है, ये फोस्टिंग जो है, ये फोस्टिंग कहते हैं बढ़ाना। ठीक है, फोस्टिंग द कल्चर ऑफ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्यों जरूरी है? क्यों? इसके अंदर क्या होगा, हम सस्टेन जो है वो प्रेशर फॉर रिफॉर्म के लिए, मतलब एक प्रेशर जो है वो बिल्ड रख सकते हैं। ठीक है, मतलब रिफॉर्म्स जो है वो उसमें मेंटेन रहेंगी। ठीक है, इस तरह जो है वो पैराग्राफ दिए जाएंगे। बड़ा सिंपल सा इसमें है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई ग्रामर के रूल्स नहीं लगेंगे इसमें कि कौन सा ग्रामर का रूल है जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, इस तरह इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ना इसमें कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, ना इसमें मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बंदा इंसान कंफ्यूज हो रहा हो। ठीक है, कोई एक्सेप्शन हो, हमें पता ना चल रहा हो। इसमें सिंपल क्या है, पैसेज दिया गया होगा, पैसेज को देख के जो पैसेज में है हमने उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर जो है अपना वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें अब पैसेज को मतलब इसको ट्रिक, मतलब ट्रिक कह लो या फिर आसान करने का तरीका कह लो, जो भी कह लो, कि पैसेज को हमने डिवाइड कर लेना डिफरेंट पार्ट्स में, उसके पैसेज के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक में अगर दो चार लाइनों के बाद बात एक नहीं हो रही है तो वहां से उसको एक नया पार्ट बना देना। ठीक है, फिर दो चार लाइनों के बाद नई बात हो रही है, फिर नया पार्ट बना देना। इस तरह जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए आपको आसानी होगी। ठीक है, उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जो है वो पैसेज आएंगे। ठीक है, और इसका लाइक अगर हम इसका टाइटल देख लें, ठीक है, इसका टाइटल इसका टाइटल जैसे अगर हम देखें तो इसका टाइटल कैसे बनेगा? इसका टाइटल बन जाएगा, अगर हम बनाएं तो मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, पाकिस्तान के डीप एंड रूटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइक सोशल इनइक्वालिटी, करप्शन, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिर आगे स्लैश डाल के मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस तरह इसका टाइटल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें, ये चार प्रॉब्लम कैसे वर्सन कर सकते हैं, इस तरह मतलब जो पैराग्राफ लाइक जिसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं ना, ये मेन चीज़ें अब इसका टाइटल है।
ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि टाइटल कौन सा होगा, या तो आखिरी 3-4 लाइनें, या पहली वाली लाइन, 1-2 लाइनें, या फिर ओवरऑल थीम पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, बस ये क्या कहते हैं, इसमें ना कोई मुश्किल है। जैसे पैराग्राफ रीड करना है, ध्यान से रीड करना है, 1-2 बार रीड करना है। उसके बाद पैराग्राफ को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में, उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इसमें बात हो रही है। ठीक है, फिर बस, और हमने क्वेश्चन देख के, हमने मल्टीपल चॉइस देख के, जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो आंसर सिलेक्ट कर लेना है। ये बस, ये इसमें कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।